So bacteria, reproduction in bacteria, and after binary fission we will study endospore formation. Remember हमने देखा था कि बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले गए थे. पहला क्या था कि अंडर फेवरेबल कंडीशन अ बैक्टीरिया डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स थ्रू फिजन. उस फिजन का मतलब क्या था? बाइनरी फिजन, वो पढ़ लिया हमने. सेकेंड बोलते हैं कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स. उन्होंने स्पोर की चर्चा करी. राइट, इन बैक्टीरिया देयर आर सो मेनी स्पोर फॉर्मेशन लाइक गोनिडिया इज देयर, arthrospores is there, cyst formation is also there. So there are different mechanism, but the very common जहां से क्वेश्चन आते हैं, this is the endospore formation. So we will study the endospore formation here. So come see endospore formation. So first time, so this is the second mode of asexual reproduction. First time a scientist Kohn, remember by name it is very clear, we also studied Kohn in types of bacteria, right? So now we will study about endospore formation, right? Endospore formation, this is the asexual mode of reproduction. So see, endospore formation. It was discovered by Kohn in hay bacteria. Fine. This hay bacteria, especially it is found in, it is Bacillus subtilis. So first of all, this endospore was discovered by Kohn in bacteria, hay bacteria, right? Hay bacteria, and it is Bacillus subtilis. बैक्टीरिया पे कौन ने खोजा था सबसे पहली बार. लेकिन इसके अलावा ये आप देखोगे कहां कहां ये पाया जा सकता है. सो फाउंड इन जनरली बैसिलस ग्रुप. ये कहां पाए जाएंगे? बैसिलस ग्रुप में आप पाए जाएंगे. बैसिलस का मतलब आपको पता है, ये कैसा होगा? ये रॉड शेप होगा. फॉर एन एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम में भी होगा. आपने पढ़ा है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, राइट? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम, डिफरेंट तरह के क्लोस्ट्रीडियम के फॉर्म्स आपने पढ़े. तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी में भी है एंड बैसिलस एंथ्रेक्स में भी ये एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है. अब आइए समझे कि पहले ये एंडोस्पोर क्या होता है, फिर पढ़ेंगे इसका फॉर्मेशन कैसे होता है. पहले समझते कि आखिर एंडोस्पोर है क्या. सो नो अबाउट एंडोस्पोर. पहली बात जानना है कि ये क्या है. इट इज असेक्सुअल स्पोर. ये कैसा स्पोर है? असेक्सुअल स्पोर है. असेक्सुअल स्पोर का मतलब क्या हुआ? ये माइटोसिस प्राय करने वाला है या मियोसिस नहीं होता होगा, पहली बात. दूसरी, ये असेक्सुअल है, राइट ना? तो यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जैसी बातें हमने जो सोची थी वो यहाँ नहीं होनी, राइट? कोई नया कैरेक्टर चेंज होकर नहीं बनने वाला, जैसा है वो वैसा ही रहेगा. दूसरा बोलते हैं ये क्या है? फॉर्म्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. अब आप इसको
कंपैरिजन कर सकते हैं कि बाइनरी फ्यूजन जो हुई थी वो कब हुई थी, फेवरेबल कंडीशन में हुई थी, और ये कब होने जा रही है, अनफेवरेबल कंडीशन में हो रही है, राइट। इसीलिए इसे मानते हैं कि ये है क्या, ये एक प्रकार का ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन है, ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन। पेरेनेशन का मतलब होता है जो अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव करके अपने को जिंदा रख सके, दिस इज कॉल्ड पेरेनेटिंग पीरियड। और ये ऑर्गन जो इंडोस्पोर उसी समय बना है, इसीलिए मानते हैं ये क्या है, ये ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन है, पहली बात। दूसरी बात, तो ये ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन है। एम्स में क्वेश्चन आया कि दिस इज ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन विदाउट मल्टीप्लीकेशन। अब इसी पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए कि विद मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता था ऑप्शन, बट वो गलत हो जाता। यहां पर उन्होंने क्या कहा, विदाउट मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब ये हुआ ये जो ऑर्गन बना है अनफेवरेबल कंडीशन में बना है, असेक्सुअल स्पोर है। फिर से, अनफेवरेबल कंडीशन में बनने वाला असेक्सुअल स्पोर जिसे ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन कहते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए नहीं बना है। समझिए, मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा कॉपी बना लेना। अनफेवरेबल कंडीशन जैसे अमीबा का याद करो, मल्टीपल फ्यूजन होता है ना अमीबा में, स्पोर के अंदर बंद हो गए, सिस्ट के अंदर बंद हो गए, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो बाहर निकलते हैं, बहुत सारे अमीबा बाहर निकलती है, तो मल्टीपल फ्यूजन कहलाता है। यहां ऐसा नहीं है, यहां मल्टीप्लीकेशन नहीं होना। इसका मतलब कितना बनेगा, मल्टीपल नहीं तो कितना, क्या माइटोसिस आप बोलो 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, नहीं, यहां 1 से 1 ही बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए कहा ये मल्टीप्लीकेशन के लिए नहीं बना इंडोस्पोर, अपने को बचाने के लिए बनाया है, अपनी रक्षा के लिए बनाया इसने, क्योंकि बाहर का कंडीशन फेवरेबल नहीं है, राइट। अब आप एक चीज ये भी पूछ सकते हो कि सर आपने लिखा ये अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, क्या समझा जाए अनफेवरेबल कंडीशन में, और ये एक्सेप्शनल भी हो गया। क्या एक्सेप्शनल हो गया कि प्राय ऐसा देखा जाता है कि ये जो असेक्सुअल स्पोर्स है वो फेवरेबल कंडीशन में ही बनते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है कि असेक्सुअल स्पोर है और बना है कैसे, अनफेवरेबल कंडीशन में। सो यू कैन रिमेंबर कि इट इज अ टाइप ऑफ एक्सेप्शन। कौन, इंडोस्पोर एक एक्सेप्शनल केस हो गया। अब आपके मन में होगा कि आखिर ये अनफेवरेबल कंडीशन क्या है, क्या मतलब अनफेवरेबल कंडीशन का। इसका मतलब ये हो सकता है कि, है ना, बैक्टीरिया जहां पाया जा रहा है वहां पे उसकी एजिंग हो रही हो, एजिंग ऑफ बैक्टीरिया। एजिंग का मतलब ये है कि भाई फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तब तो बाइनरी फ्यूजन करेगा, 1 से 2 बनाएगा, और 1 से 2 बनाएगा तब तो उसकी एज नहीं मालूम चलेगी, क्योंकि वो मरेगा नहीं, बल्कि 1 से 2, 2 से 4 बढ़ता चला जाएगा। लेकिन मान लो बाहर भोजन नहीं है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो अभी एक ही है, 1 से 2 नहीं कर पा रहा है। जब 2 नहीं कर पा रहा है इसका मतलब उसकी एज बढ़ती जा रही है, जब एज बढ़ेगी तो डेथ की तरफ जाएगा। ये कैसा कंडीशन हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन हुआ। और ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जरूर उसके आसपास भोजन की कमी है। तो दूसरा, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, फूड, जरूर उस जहां पे ये पाया गया उस इन्वायरमेंट में भोजन की कमी हो गई हो, पहला। या हो सकता है भोजन है लेकिन उसके अलावा जहर फैल गया हो, कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स चारों तरफ पाया गया हो जिसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये डेथ हो जाएगा। इसने पता कर लिया अपनी जेनेटिक एंटीजन नेचर से, तो ये भी हो सकता है। ये अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स। तो ये कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस हो गए जो आप समझना चाहिए कि कोई पूछे कि भाई अनफेवरेबल, क्या अनफेवरेबल, भोजन नहीं है, लैक ऑफ फूड न्यूट्रिशन। दूसरा, जो उसके चारों तरफ एनवायरमेंट में जहर फैला हुआ है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स है जिसको लेगा तो भी हार्मफुल है। तीसरा, इस कारण से वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, बाइनरी फ्यूजन नहीं हो रही है, उसकी एजिंग समझ में आ रही है, एजिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो दीज ऑल आर द कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन दैट facilitate the formation of
इंडोस्पोर फॉर्मेशन। यही सारे है ना अनुकूल परिस्थितियां हैं जिसके कारण जो है ना स्पोर्स बनने की स्थिति बन पा रही है। अब आइए बात करते हैं कि ये कैसा है भाई। तो ये एक्ट करता है सीड की तरह। अब क्या होता है, एक सीड से एक ही पौधा निकलता है ना, इसलिए हम मानते हैं क्या, एक्ट एज अ सीड। ये एक सीड की तरह काम करता है। बात समझ गए ना? तो ये एक सीड की तरह काम करता है। अब आइए बात करें, तो यहां तक हमने क्या नोटिस कर लिया, दो तीन चीजों को नोटिस किया। पहला किसने खोजा, कौन, कहां खोजा, एंथ्रेक्स में। किस ग्रुप में पाया जाएगा, बैसिलस ग्रुप। दूसरा एग्जांपल क्लोस्ट्रीडियम, क्या है, असेक्सुअल स्पोर्स। कब बनेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में। कैसा ऑर्गन है, पेनिट्रेटिंग करने वाला, मल्टीप्लिकेशन नहीं करेगा। किसकी तरह एक्ट हो रहा है, सीड की तरह, राइट। अब आइए देखें, ये तो मैंने बताया इंडोस्पोर क्या है। अब आइए देखें ये इंडोस्पोर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर मैं बताऊंगा कैसे ये एक से एक ही बनाएगा। ये भी देखेंगे कैसे फ्रॉम वन इंडोस्पोर वन बैक्टीरियम विल फॉर्म ओनली। सो लेट्स स्टडी अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। चलिए, होता क्या है स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने के पहले देखिए टाइप्स ऑफ इंडोस्पोर। आप देखेंगे ये दो तरह का हो सकता है, वन इज कॉल्ड टर्मिनल और अनदर इज कॉल्ड इंटरकैलरी इंडोस्पोर। अब आप समझे क्या बोला क्या इसमें, राइट ना। पहली बात ये बोली गई कि भाई आपके पास देखो ये है बैक्टीरिया, एक है बैक्टीरियम, ये इसके सेल मेम्ब्रेन हो गए, बाहर सेल वॉल हो गया, ये मेजोसोम्स हो गए, ये न्यूक्लियोइड हो गया, ये साइटोप्लाज्म, आप जानते हो। लेकिन जब इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलना शुरू हुआ, कैसा कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, राइट, तो वैसी स्थिति में ये अपने को बचाना शुरू कर देगा। कैसा कंडीशन हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन, इसके कारण ये अपने को बचाना शुरू करेगा। तो ये क्या करता है, उस क्रम में दो स्थिति देखी गई है। या तो ऐसा होगा कि ये अपने को बीचों बीच में ले जाके इस तरीके से अपने को बचाएगा। कहां ले गया, ये बीच में ले गया, ये देखिए, ये देखिए बीच में, राइट। या ऐसा भी हो सकता है कि वो क्या करे, किसी कॉर्नर पे, यहां आया, इस कॉर्नर में ऐसे हो जाएगा, या उल्टा भी ले सकते हो आप, ये ऐसा आया इस कॉर्नर में, या तो राइट साइड कॉर्नर में या लेफ्ट साइड कॉर्नर में, कहीं भी ये जाके स्पोर का फॉर्मेशन कर सकता है। तो आप देखिए यहां पर क्या हुआ, ये बीच में स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब इसने चारों तरफ से अपने को घपसर मीट लिया, क्योंकि बाहर संसाधन कम है, खर्च कम करना है हमें, तो इसने अपने को बिल्कुल यहाँ पर सिक्योर लिया। और यहाँ पर आप देखेंगे स्पोर का फॉर्मेशन बना, ये स्पोर बॉडी के अंदर हो रहा है, दैट्स वाई कॉल्ड इंडोस्पोर। और चूंकि यहाँ पे आप देखो ये स्पोर इसके टर्मिनल पॉइंट्स पे हो, इस टर्मिनल पॉइंट पे हो रहा है, यहाँ बन रहा है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड टर्मिनल इंडोस्पोर। और यदि वो बीच में बनेगा तो क्या बोलेंगे, इंटरकैलरी स्पोर, राइट। तो ये डिपेंड ये करता है कि कहां पे ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस था, कहां पे ज्यादा है ना अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, ताकि हम जहां पे बचा के अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। इस कंडीशन पे डिसाइड होगा कि आखिर ये स्पोर फॉर्मेशन कहां होगा, इधर टिप में होगा या सेंटर में होगा, बीच में होगा, राइट। अब मैं बता रहा था आपको कि भाई ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है, तो मानते हैं कि भाई ये बना कैसे। सो आइए देखिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इंडोस्पोर।
सी, मानते हैं ये 3 to 5 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। 3 to 5 लेयर्ड स्ट्रक्चर कैसे बनता है, आइए समझिए इसको आप। देखिए होता क्या है, ये पहले सेल का एक अंदर का सेल मेम्ब्रेन हो गया, इसके अंदर ये इसके न्यूक्लियोइड्स हो गए, साइटोप्लाज्म हो गया, राइट, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल मेम्ब्रेन के ठीक बाहर सेल वॉल होता है, ये सेल वॉल हो गया। क्लियर? तो अब ध्यान दीजिए, ये इसका सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये इसका सेल वॉल हो गया, किसका? इस बैक्टीरिया का, जो बिल्कुल सेंटर में अपने को उसने समेट लिया है। और इसके ये अंदर क्या होगा, ये इसका अंदर जो आप देखेंगे ये वाला पार्ट, ये है इसका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, क्लियर? नाउ अब आप देखिए, इसके बाहर आप देखेंगे, इस सेल वॉल के बाहर यहाँ पे आपको एक खास तरह का लेयर मिलेगा, ये वाला स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ब्लैक से जो मैंने बनाया यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इससे बोला जाता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, क्लियर? और आप देखेंगे अब फिर कॉर्टेक्स ने क्या किया है अपनी रक्षा के लिए, फिर बाहर इसने बनाया क्या? सेल मेम्ब्रेन, फिर इसके बाहर सेल वॉल, ये ऐसे बनेगा। क्लियर? तो ये देखिए, सबसे बाहर इसने स्पोर का कोट बना है, इसको कोट वाल भी बोलते हैं इसको, या स्पोर कोट वाल बोलते हैं, राइट? और अंदर कलर चेंज कर देता हूं, ये वाल हो गया। तो ये देखिए, इधर लिखते हैं, ये हो गया फिर से कोट वॉल, जो कोट नया बना है इसका वॉल, और ये जो है उस कोट का सेल मेम्ब्रेन है। वॉल मतलब सेल वॉल। और सबसे बाहर देखेंगे इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे बाहर ये रक्षात्मक आवरण है इस तरह का, और ये जो बना, दिस इज वेरी outermost protective covering, and this very covering is called क्या? इसको बोलते हैं एक्सोस्पोरियम। एक्सोस्पोरियम, क्लियर? तो अब देखो किस तरीके से 1 2 3 4 5 लेयर दिख रहा है आपको। इसलिए मानते हैं कि ये जो एंडोस्पोर होगा, वो एंडोस्पोर यदि हम स्ट्रक्चरली चेक करें तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये 5 लेयर तक हुआ, ऐसे मानते हैं। हो सकता है कभी कभी 3 लेयर्ड भी हो, तो इन जनरल इट इज 3 to 5 लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो अब ध्यान दें, एंडोस्पोर के स्ट्रक्चर से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है। पहली बात तो ये कि इट इज 3 to 5 लेयर्ड स्ट्रक्चर, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आउटर मोस्ट कौन है इसमें? जो आउटर मोस्ट है इसको बोला एक्सोस्पोरियम। एग्जाम में आ सकता है कि आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग कौन है? एक्सोस्पोरियम। दूसरा यह माना गया कि ये एंडोस्पोर ऐसा है, ये बनाया है अनफेवरेबल कंडीशन में, और इसलिए बनाया ताकि अपनी रक्षा कर सके। इसका मतलब ये है कि बाहर कितना भी खराब से खराब टाइम क्यों ना हो जाए, मोस्ट एडवर्स कंडीशन क्यों ना हो जाए, आप इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसके ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट अब नहीं होगा। अब आइए समझे कि अंदर मान लो मैंने कुछ पहन लिया तो रक्षा तो हो जाएगी, लेकिन वो टूट जाए तो अंदर का फिर रक्षा कैसे करेंगे? तो इसने ये किया अपने साइटोप्लाज्म में, ये देखो साइटोप्लाज्म अंदर, और कॉर्टेक्स में ये देखो, इन दोनों जगह कुछ ऐसे केमिकल रख दिए जिसके रहने से न तो किसी टेम्परेचर का प्रभाव, न ही किसी केमिकल का प्रभाव, न ही प्रेशर का प्रभाव, मतलब वो हाईली रेसिस्टेंट हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा केमिकल है जिसके रहने से बैक्टीरिया का जो एंडोस्पोर है वो हाईली रेसिस्टेंट हो जाता है, आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते।
राइट। तो वो क्या है और कहाँ पाया जाता है, ये दो चीजें आती है। तो मैंने अभी बताया, आपको याद रखना है कि हमारे पास एक तो साइटोप्लाज्म और दूसरा कॉर्टेक्स। इन दोनों जगह पाया जाता है क्या, एक खास तरह का केमिकल जो कैल्शियम प्लस प्लस, इसके अलावा डीपीए। डीपीए क्या हुआ, डाई पिकोलेनिक एसिड। डीपीए का फुल फॉर्म डाई पिकोलेनिक एसिड, डीपीए। और ये दोनों मिल जाए तो मैं बच्चों को बोलता हूं याद करने के लिए कैडपा। याद करने का ट्रिक्स क्या याद रखना है, कैडपा, कैल्शियम प्लस प्लस, कैल्शियम आयन, और डीपीए डाई पिकोलेनिक एसिड, कैडपा। ये कहां पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा एंड कॉर्टेक्स में पाया जाएगा। और ये कैडपा है कैसा, तो कहा कैडपा क्या है, ये एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोएगुलेंट है, राइट। एंटीकोगुलेंट है, इसके ऊपर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसी के एंटीकोगुलेंट्स होने के कारण जो एंडोस्पोर है वो हाईली रेसिस्टेंट है। एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन आया है कि बैक्टीरिया का जो एंडोस्पोर होता है वो हाईली रेसिस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये एंडोस्पोर एंटीकोगुलेंट्स होता है। एंटीकोगुलेंट्स किसके कारण होता है, कैडपा। कैडपा का मतलब कैल्शियम आयन एंड डीपीए। डीपीए का फुल फॉर्म डाइपिकोलेनिक एसिड। ये कहां पाया जाएगा, तो ये पाया जाएगा कहां, इंडोस्पोर में। इंडोस्पोर में कहां पाया जाएगा, तो साइटोप्लाज्म एंड कॉर्टेक्स में। और यही कारण है कि जो एंडोस्पोर है वो हाईली रेसिस्टेंट हो जाएगा, राइट। तो जिस तरह से आपने देख लिया यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ इंडोस्पोर और किस तरीके से इंडोस्पोर में जो साइटोप्लाज्म है और ये जो कॉर्टेक्स है, इसी में किस तरह से कैडपा पाया जाएगा और इसके कारण ये कैसा होगा, हाईली रेसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर। तो ये तो बात समझ में आ गई कि कॉर्टेक्स, ये इंडोस्पोर क्या होता है, किसने खोजा, कहाँ पाया जाता है, कब बनता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, कौन सा वो केमिकल है जिसके कारण ये हाईली रेसिस्टेंट होगा। इन सभी सवालों के जवाब आपके पास आ गए, मुझे लगता है याद हो गया होगा। अब एक बात, वो जो भाई ये स्पोर तो है बट नॉट मल्टीप्लिकेशन, इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। आइए समझते हैं हुआ क्या। मतलब ये क्वेश्चन आएगा कि भाई यदि आपके पास 100 इंडोस्पोर है, 100 इंडोस्पोर है, तो बताओ कितने बैक्टीरिया बनेंगे, नए बैक्टीरिया कितने बनेंगे यदि आपके पास क्या है, 100 इंडोस्पोर है। ये क्वेश्चन आया है और कितनी बार आ भी सकता है, आगे भी आएगा, राइट। आइए इसको समझते हैं क्या है। सी, अभी मैंने बताया कि भाई ये सब बनता कब है, तो ये सब बनता है उस समय जब फेवरेबल कंडीशन ना हो, अनफेवरेबल कंडीशन हो। इसका मतलब ये बाहर कब निकलना चाहेगा, इंडोस्पोर छोड़ के बाहर एनवायरनमेंट में प्रवेश करना कब चाहेगा, जब इसको लगेगा कि भाई बाहर का जो कंडीशन है वो हमारा कैसा हो गया है, फेवरेबल हो गया है, तभी तो ये बाहर निकलना चाहेगा। क्लियर। तभी बाहर निकलना चाहेगा जब लगेगा कि बाहर का कंडीशन फेवरेबल हो गया। तो शुरू से कहानी लेते हैं कि भाई आपने क्या लिया था, आपने लिया था एक बैक्टीरियम। चलो ये बैक्टीरियम हो गया, ये वॉल हो गई, न्यूक्लियोइड हो गया, मेसोसोम, साइटोप्लाज्म। अब क्या हुआ भाई, इसको मिला क्या, अनफेवरेबल कंडीशन, राइट। अब ये क्या करने लगा, इसने बनाया क्या, इंडोस्पोर प्राइमोर्डियम, प्राइमोर्डियल, मतलब ये इंडोस्पोर प्राइमोर्डियल बना लिया। सी, ये देखें ये इंडोस्पोर प्राइमोर्डियल कैसे बनता है। इसमें होता क्या है
कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो यहाँ पे मेजोसोम और ये न्यूक्लियोइड, ये तीनों क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं। और मिलने के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से ये बिल्कुल अपने को कॉन्साइज कर लेंगे। जैसे मान लो यदि वो सेंटर में जाके अपने को बचा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये इंटरकैलरी केस मैंने बनाया है। ये क्या होगा, पहले ये सिकुड़ जाएंगे और प्रोटोप्लास्ट बन गया और इसके न्यूक्लियोइड आ गए, राइट, ये सीन बन गई। ये कब बन रही है, जब कंडीशन कैसा है, अनफेवरेबल कंडीशन, अभी मैंने बताया, क्लियर, ये अनफेवरेबल कंडीशन। अब ये रहा पड़ा रहेगा, रेसिस्टेंस ऐसे ही रहेगी। जब इसको लगेगा कि भाई अब मुझे मिलने वाला है, बाहर का कंडीशन इनको लगेगा कि अब आ गया फेवरेबल कंडीशन, राइट ना, इन्हें पता हो जाता है, इनके पास सेंसर होती है जिससे मालूम ये कर पाते हैं कि हाँ बाहर का कंडीशन फेवरेबल है, तो ये बाहर निकलेंगे। तो बाहर कैसे निकलेंगे, फिर से ये क्या करेंगे, इनके बाहर का जो ये वॉल है, ये वॉल, इस वॉल को ये तोड़ देंगे और ये जो स्पोर है, ये स्पोर बाहर निकलेगा और आप देखेंगे कि फिर से ये क्या करेगा, ये एक बैक्टीरियम बनाएगा, वन बैक्टीरियम। क्लियर। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि भाई इन्होंने बनाया क्या था, यहां पे वन इंडोस्पोर, ये वन इंडोस्पोर बने और यहां क्या निकला, यही इंडोस्पोर। जब ये कब बनेगा, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। ये बैक्टीरिया कब बनेगा, अंडर फेवरेबल कंडीशन। तो एक इंडोस्पोर से कितने बैक्टीरिया, ये देखिए एक ही बैक्टीरिया है। तो इसीलिए कहा जब आप एक इंडोस्पोर से एक ही बना रहे हो, वन इंडोस्पोर इज गोइंग टू फॉर्म वन बैक्टीरियम, राइट। तो अब आप ही बताओ, एक सीड से, एक बीज से एक ही पौधा बन रहा है। इसीलिए आपने कहा था कि ये एंडोस्पोर किसकी तरह काम करता है, सीड की तरह काम करता है। ये क्या नहीं है, नॉट ऑर्गन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। भाई एक से तो एक ही बना रहा है, तो कहेगा मल्टीप्लीकेशन, तो कर क्या रहा है ये, ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन। मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में अपने को जिंदा रखने के लिए ये एक व्यवस्था है, सच्चा कि बचा लो, एक से एक ही बनाओ। तो इसीलिए ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन है, ऑर्गन ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इस बैक्टीरिया के अंदर वही कैरेक्टर होंगे जो इस बैक्टीरिया में था। इसका मतलब ये कैसा रिप्रोडक्शन हुआ, एक तरह से रिप्रोडक्शन तो है ही नहीं, रिप्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं, राइट। लेकिन हाँ, यदि ये पेरेनेशन भी है तो ये सेक्सुअल टाइप का नहीं, असेक्सुअल टाइप का है, क्योंकि इसके कैरेक्टर में कोई चेंजेस नहीं आता, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की ऐसी कोई संभावना यहाँ पे नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज असेक्सुअल स्पोर। अब आप क्वेश्चन बताओ कि यदि हमने किसी कारण से 100 स्पोर, इंडोस्पोर मिले हैं, तो कितनी बैक्टीरिया बनेगी। तो आपने देखा एक से एक है, तो 100 से बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है, कितना होगा, 100 होगा। इज इट क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। तो बिल्कुल चीजें याद हो गई, फिर से रिकॉल करा दूं, इंडोस्पोर खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम कौन था, क्वेश्चन भी कौन, आंसर भी कौन, राइट। सेकेंड, कहां खोजा, यस बैसिलस सबटिलिस में ग्रुप है, बैसिलस एंथ्रेक्स में खोजा गया है। ये एंथ्रेक्स एक बीमारी है, कार्सिनोजेनिक है ये। दूसरा क्लोस्ट्रीडियम प्लैटिनम में भी मिला इसको। तो प्राय ये कहाँ मिलता है, बैसिलस ग्रुप में, जो रॉटशेप बैक्टीरिया है वहां मिलेगा आपको। दो बातें हो गई। तीसरी बात है ये क्या है, ये असेक्सुअल स्पोर है, ये ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन है, ऑर्गन ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं है। मतलब एक बैक्टीरिया एक इंडोस्पोर बनाएगा, फिर एक इंडोस्पोर फेवरेबल कंडीशन जब आएगा तो एक ही बैक्टीरिया बनेगी। तो एक बैक्टीरिया से एक ही बैक्टीरिया फाइनल आया, इसका मतलब ये ऑर्गन ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं है। कब बनेगा, अनफेवरेबल में।
कब वापस आएगा? फेवरेबल में। कौन सी वो केमिकल्स है जिसके कारण ये हाईली रेसिस्टेंट है? कैडपा, कैडपा कैल्शियम आयन और डीपीए डाइपिकोलेनिक एसिड। ये कहां पाया जाता है? कॉर्टेक्स में, साइटोप्लाज्म में। कितने लेयर्ड के स्ट्रक्चर हो सकते हैं इंडोस्पोर? 3 to 5 लेयर्ड स्ट्रक्चर। सबसे बाहर एक्सोस्पोरियम। क्लियर? So this is all about the endospore formation in bacteria. या किसको? माइस को, चूहे को दिया। तो क्या पाया? इसके देने के कारण चूहा जो था वो कैसा हो गया? ये मर गया। मरना था क्योंकि आपको पता है H3 जो है वो इंजेक्ट करेगा तो सीवियर निमोनिया कॉज करेगा। ये पॉइजनस है, वायरुलेंट है, राइट? किल हो गया। सेकेंड स्टेप लेते हैं। सेकेंड स्टेप में उन्होंने क्या करा? R2 को लिया, उसको इंजेक्ट करा माइस को। क्या देखा? ये सरवाइव कर रहा है, डेड नहीं हुआ। ये भी पता था हमें क्योंकि R जो है वो नॉन कैप्सुलेटेड है और ऑफ वायरुलेंट है, मरना तो था नहीं। चलो थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में क्या किया उन्होंने? ये जो H3 है जो पॉइजनस हो रहा था, पॉइजन होने का मेन कारण क्या होगा? जरूर उसके अंदर पॉइजनस केमिकल्स बन रहे होंगे, टॉक्सिन बन रहा होगा। टॉक्सिन प्रोटीन नेचर का होता है और आपको पता है प्रोटीन को यदि हम हीट से किल कर देंगे तो उसका नेचर बदल जाएगा। बोलते हैं ना दूध को बहुत गर्म करके मत पियो, सारा प्रोटीन तो खत्म हो जाएगा, उसका डिनेचर्ड हो जाएगा, इसलिए हल्का वार्म करके दूध पीना चाहिए। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी उसको लगा कि जरूर ये टॉक्सिन जो बना रहा है वो टॉक्सिन प्रोटीन है, यदि हम ज़्यादा हीट कर देंगे उस स्ट्रेन को, केमिकल्स को, तो क्या होगा? वो किल हो जाएगा। फिर देखते हैं ये मारता है कि नहीं, बैक्टीरिया वो माइस इससे मरती है कि नहीं। तो उन्होंने क्या करा? हीट से किल कर दिया। हीट किल्ड H3 को तो लिया लेकिन उसको क्या कर दिया? हीट से किल कर दिया। फिर दिया उसने, क्या देखा? अभी भी वो सरवाइव कर रहा है, इसका मतलब डेड नहीं हुआ। तो उनका ये जो शंका था कि यदि गर्म करेंगे तो वो डिटॉक्सिफाइड हो जाएगा, राइट ना, उसकी टॉक्सिसिटी पॉइजनस जो है वो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सच में खत्म हो गई, कम हो गया, नहीं दिखा। ये कैसे समझ में आया? क्योंकि माइस जो था वो अभी भी जिंदा था। अब उनके दिमाग में आया ऐसा करते हैं, इस R2 को जिससे वो सरवाइव कर रहा है इसको लेते हैं और हीट किल्ड H3 जिससे सरवाइव कर रहा है, इन दोनों का एक इंजेक्शन तैयार करके माइस को इंजेक्ट करते हैं। तो ये दोनों सरवाइव कर रहा था, उसको भी सरवाइव करेगा। ऐसा किया उन्होंने। तो दिस वाज योर फोर्थ स्टेप, फोर्थ एक्सपेरिमेंट। हीट किल, शॉर्ट में HK लिखते हैं। H3 ये ले लिया इन्होंने, जो अभी लिया था हम लोगों ने, और इसके साथ किसको ऐड कर दिया? R2 को। जब किया और फिर उन्होंने क्या करा? इंजेक्ट करा। तो इनके अंदर बड़ा आश्चर्य हुआ ये जान के कि भाई इसको सरवाइव करना चाहिए था, लेकिन ये सरवाइव ना होके क्या हो गया? किल्ड हो गया, मर गया, मरा हुआ दिखाई दिया। यहां तो सरवाइव्ड हो गया था, ईडी लगा दीजिए, पास्ट टेंस। सरवाइव्ड, सरवाइव किया, ये किल्ड हो गया। जबकि यहां पे तो इसके कारण सरवाइव था, ये भी सरवाइव था, इसको सरवाइव करना चाहिए था, लेकिन किल कैसे कर दिया? जरूर कुछ न कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कुछ न कुछ चेंजेस आई है। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग था ग्रिफिथ के लिए कि आखिर क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों हुआ। तो इतनी बात तो उनको समझ में आ गई कि इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या होगा? वही हुआ होगा कि भाई हमारा जो एक बैक्टीरिया है दूसरे बैक्टीरिया को प्रभावित किया होगा, ट्रांसफॉर्म किया होगा, उस लिविंग मीडियम में इंजेक्ट जो कर रहे हैं, लिक्विड मीडियम ले रहे हैं, उसके अंदर। अबाउट डिफिनेशन समझ लो क्या बोला है ना। एक और एक्सपेरिमेंट ले, तो इसके कारण इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, एक कंक्लूजन ले ले। ग्रिफिथ ने कंक्लूजन ये निकाला उन्होंने, आखिर क्या हुआ होगा, इस पूरे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या आया कि जरूर यही हुआ होगा। पहला कि जो R2 था वो
जरूर R2 जो है ये R2 ट्रांसफॉर्म हो गया S3 में। क्योंकि R2 यदि होता तो क्या होता, ये सरवाइव करता, लेकिन सरवाइव नहीं कर रहा है, वो मर गया। जरूर R2 ट्रांसफॉर्म हो गया किस चीज में, S3 में। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो यही जो एक्सपेरिमेंट से क्लियर हुआ कि आखिर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। अब फिर से मैं डिफाइन करूं, जो मैंने बताया था कि ये एक प्रकार का क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है। मैंने बताया था ना आपको, ये क्या है, एक प्रकार का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सी, ये एक प्रकार का क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या हुआ, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है, किया ना, R2 इन्फ्लुएंस हुआ, हीट किल्ड S3 से। ओके, कहाँ हुआ, ये देखो लिविंग मीडियम में हुआ, इंजेक्शन के थ्रू दे रहे थे, आपस में मिले होंगे, वो मिले होंगे मतलब लिविंग मीडियम में, लेकिन उनके बीच क्या नहीं हुआ, विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट उनके बीच ऐसा नहीं हुआ कि हाँ कोई चीज इनके बॉडी से उनके बॉडी में चली गई। ये जरूर कह सकते हैं कि जरूर R2 जो लिविंग था, नॉर्मल था, इसने जरूर एब्जॉर्ब कर लिया होगा उस डेड फैक्टर को, जिसके कारण है ना माउस मर गया। तो ये जरूर कंक्लूजन एक और आ सकता है। तो ये पॉइंट समझ आए, ये डिफिनेशन आपको समझ में आ गया कैसे, ये डिफिनेशन बिल्कुल एक्सपेरिमेंट से ही मैंने लिखा, आपको समझ में बिल्कुल आ गया। हाँ, नाउ तो पहला एक्सपेरिमेंट तो ये उनको दिखा, इससे उन्होंने डिफाइन करा। दूसरा उन्होंने एक और कॉज बताया कि आखिर ये हुआ कैसे होगा। तो उन्होंने ये बताया कि हुआ ये था कि R2 जो बैक्टीरिया है, R2 जो स्ट्रेन है, ये क्या किया होगा, एब्जॉर्ब दी डेड फैक्टर ऑफ S3 जो हीट किल्ड था फ्रॉम दी लिविंग मीडियम में ये जो S3 पड़ा हुआ था, उसके अंदर जरूर कुछ ऐसा केमिकल था जो मार दिया। इसे उस केमिकल का नाम क्या बताया, डेड फैक्टर। वो एब्जॉर्ब किया किसने, R2 ने, और इसके कारण यही R2 क्या बन गया, S3 के जैसा काम करने लगा। मतलब R2 का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया किस चीज में, S3 में, राइट। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। जेनेटिक्स में जब आप आओगे क्लास 12 में, फिर उसको पढ़ना है कि भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, कैसे बताओ, वहां भी आपको आएगा कि भाई इसके पीछे जो रोल है वो किसका है, डीएनए का है। तो यहां तक तो वहां भी आप पढ़ेंगे। इसके बाद कहते हैं कि ये तो उन्होंने झटके में बताया कि ट्रांसफॉर्म दिखाई दिया, मर गया, इसने बता दिया, तो इसमें तो गलत नहीं हो सकता। लेकिन लोगों ने कहा कैसे मान ले कि डीएनए ही नहीं किया होगा, डीएनए ही मारा होगा। इसके बाद फिर साइंटिस्ट आए, 3 साइंटिस्ट, मैक्लार्ड, मैकार्टे और एवरी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई किया कि भाई कोई और नहीं, केवल डीएनए ही है जो ये काम करा रहा है, राइट ना। तो नाम बता दिया आपको कि 3 और साइंटिस्ट हैं, जो आगे हम जेनेटिक्स में डिटेल पढ़ेंगे क्लास 12 में। यहाँ आपको ये समझना है कि ट्रांसफॉर्मेशन साइंटिस्ट कौन, ग्रिफिथ। बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, कितने फॉर्म, 2, पॉइजनस S3, नॉन पॉइजनस R2। कितने एक्सपेरिमेंट, 4। चारों के एक्सपेरिमेंट में एक ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है कि कब डेड हुआ, कब डेड नहीं होगा, कब किल हुआ, कब सर्वाइव किया। लास्ट वाला केस जरूर एग्जाम में आता है। ये सारी चीजें हो गई किससे रिलेटेड, अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरह से आपने देखा कि जरूर जेनेटिक लेवल पे कुछ चेंजेस आया, जिसके कारण ये सारी चीजें हुई। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब ये जो सेकेंड स्टेप है हमारा, सेकेंड प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड कंजुगेशन, जिसके बारे में चर्चा एनसीईआरटी ने करी। एनसीईआरटी ने क्या कहा कि भाई ये प्रकार का प्रिमिटिव ट्रांसफर ऑफ डीएनए है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अनदर बैक्टीरियम। ये एक्सपेरिमेंट लैंग्वेज यूज करी एनसीईआरटी ने। आइए डिटेल समझते हैं क्या है ये कंजुगेशन। सी,
सो कंजुगेशन भी वैसा ही एक प्रकार का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट होएगा। एक खास तरह का ट्यूब बोलते हैं जिसको बोलते हैं कंजुगेशन कराता है, दिस इज कॉल्ड कंजुगेशन ट्यूब, ये बनेगा। सो लेट्स डिस्कस द सेकेंड इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म एंड दिस इज conjugation. Fine. Now, आखिर क्या है conjugation? No, see. So it is again genetic recombination in which a fragment of DNA is transferred to another, a fragment of DNA कहाँ से? From one bacterium, right? From one bacterium is transferred to another bacterium through conjugation tube. Is called conjugation, right? आइए समझते हैं क्या है ये। तो जो साइंटिस्ट हैं जो इससे रिलेटेड है उनकी भी चर्चा कर लेते हैं पहले। डिस्कवर्ड बाय Lederberg and Tatum in E. coli, Escherichia coli. क्लियर? आइए आप समझते हैं क्या है इसमें। जैसा कि नाम से क्लियर बताया मैंने कि ये भी एक प्रकार का क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सी, ये भी एक प्रकार का क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जहां पे अ फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए का एक फ्रैगमेंट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन बैक्टीरियम, जहां से हो रहा है उसको बोलेंगे डोनर सेल, देने वाला है, दाता है वो, टू अनदर बैक्टीरियम, जो बैक्टीरियम ले रहा है रेसिपिएंट सेल है, वो रिसीव कर रहा है। ओके, किसके थ्रू? कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू। कंजुगेशन ट्यूब मतलब यहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ था, यहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है। डिफरेंसेस देखें आप नाउ। तो इसके कारण एक चेंजेस भी दिखाई देगा, राइट, और दिस इज कॉल्ड कंजुगेशन। तो आइए अब समझे कि भाई जो ट्रांसफर हो रहा है, क्या कहने का मतलब, डोनर सेल किसको बोला जा रहा है, रिसिपिएंट सेल किसको बोला जा रहा है। ये डीएनए के फ्रैगमेंट की बात हो रही है। किस डीएनए की बात हो रही है? क्योंकि बैक्टीरिया में तो दो डीएनए है, एक तो न्यूक्लियोइड का डीएनए है, एक हमारा प्लाज्मिड का डीएनए है। ये किस फ्रैगमेंट्स की बात कर रहे हैं, किस डीएनए की बात कर रहे हैं, प्लाज्मिड की या न्यूक्लियोइड की, इसको भी समझना पड़ेगा, राइट। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, डोनर सेल के बारे में क्या कहा गया। आइए इसका कॉन्सेप्ट ले। पहले इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। इनका एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या लिया, बैक्टीरिया में माना कि दो तरह के सेल होंगे, एक डोनर सेल है, दूसरा रेसिपिएंट सेल। मेनली इन्होंने दो बातें कही, डोनर सेल और रेसिपिएंट सेल। ये जो डोनर सेल है, ये डोनर सेल ही कहलाया, देने वाला है, तो माना गया इसी को बोलेंगे मेल। ये मेल माना, और मेल
में उसी को बोला जिसके अंदर प्लाज्मिड था। फर्टिलिटी याद कीजिए, हमने पढ़ा था एफ प्लाज्मिड, यह वही होगा जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड होगा। और यदि एफ प्लाज्मिड होगा तो उसके लिए उन्होंने डिनोट करा एफ प्लस, मतलब एफ प्लाज्मिड जो है उसके अंदर होएगा। लेकिन जिसके अंदर वो एफ प्लाज्मिड नहीं है, राइट, नहीं है, तो उसको माना क्या, फीमेल। और डिनोट कैसे करेंगे, एफ माइनस। इसका मतलब यहां पे ये प्लाज्मिड क्या था, प्रेजेंट था, जबकि यहां पे क्या मानेंगे, ये प्लाज्मिड यहां पे एब्सेंट होगा, नहीं पाया जाएगा। नहीं है इसलिए एफ माइनस, है इसलिए एफ प्लस, राइट। मतलब ये कि आपके पास ये एक बैक्टीरिया है, आपके पास दूसरा ये बैक्टीरिया है आपके पास। आपने कहा कि देखो यहाँ पे इसके पास प्लाज्मिड है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, F प्लस। आपने कहा इसके यहाँ प्लाज्मिड नहीं है, हम क्या बोलेंगे, F माइनस। तो ये कैसा सेल हुआ, यही डोनर सेल हुआ। ये कैसा सेल हुआ, ये रिसिपिएंट सेल हुआ, राइट। इसी को क्या बोला, इसको मेल बोला, इसको क्या बोला, इसको फीमेल बोला। बस में आ गई ना। अब कहोगे सर ये दो तो ठीक है, ये तीसरा क्यों छोड़ दिया आपने। तीसरा इसलिए छोड़ा कि एक और मेल है, इसको सुपर मेल भी बोलते हैं या मेटा मेल भी बोलते हैं। तो एक स्पेशल है, दिस इज कॉल्ड एज सुपर मेल और मेटा मेल, और इसको हम HFR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HFR। इसका मतलब होता है हाई रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की जो रेट होती है वो नॉर्मल बैक्टीरिया से, जहाँ पे A प्लस है, उससे लगभग 1000 टाइम्स ज्यादा होती है। समझते हैं क्या मतलब। ये देखो यहाँ पे ये लिया हमने, और ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये इसके हो गए न्यूक्लियोइड, राइट। और मैं बोल रहा हूं कि यहां पे आप देखेंगे एक स्पेशल तरह का बॉडी है जो एसोसिएट होता है न्यूक्लियोइड के साथ, जुड़ा हुआ है, इसको एपिसोम भी बोलते हैं। जब ये न्यूक्लियोइड के साथ जुड़ा रहेगा, कौन, ये प्लाज्मिड, दिस इज द प्लाज्मिड, राइट। तो ऐसी स्थिति में मानते हैं कि यहां पर जो रेप्लिकेशन करने की जो एबिलिटी है नॉर्मल से 1000 गुना ज्यादा हो जाती है, मोर देन नॉर्मल, कितना, 1000 टाइम्स मोर। तो इसको क्या बोला आपने, इसकी ये क्या है, ये HFR का मतलब क्या बताया था, याद रखेंगे, हाई रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का रेट हाई है, कितना ज्यादा, 1000 टाइम्स मोर, नॉर्मल से 1000 गुना ज्यादा इसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी, किससे, इस F प्लस से। तो इसको भी आप चाहो तो F प्लस लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ F प्लस नहीं लिखेंगे, ये भी एक प्रकार का F प्लस ही है, लेकिन स्पेशल है जहां पे इस F प्लस से 1000 टाइम्स इसकी रिकॉम्बिनेशन रेट ज्यादा है, इसीलिए बेटर है कि उसको किससे नोट किया जाए, एक स्पेशल नोटिफिकेशन दिया गया, एंड दिस इज कॉल्ड HFR। क्लियर, HFR। तो ये तीन तरह के हमारे पास स्पेशल बैक्टीरिया सेल के टाइप्स हो गए। अब इसी से लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके पाया कि कैसे बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होती है और रिकॉम्बिनेशन होता है। आइए इसके लिए मैं आपको बताऊं, ये जो कंजुगेशन है इसके दो मेथड्स होते हैं, एक को बोलते हैं स्टेराइल मेल मेथड और एक को बोलते हैं फर्टाइल मेल मेथड। तो आइए देखें कंजुगेशन के दो टाइप्स हो सकते हैं, लेट्स सी। तो यहां हमने ये समझ लिया कि भाई कंजुगेशन जो होएगा
वो क्या है? ये एक प्रकार का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन बैक्टीरियम डोनर टू अनदर बैक्टीरियम रेसिपिएंट थ्रू कंजुगेशन ट्यूब। अब आइए देखें दो मेथड्स कौन कौन से होंगे इसके लिए। सी टू मेथड्स। First one is called male sterile method. Fine. Second one is called male fertile method. Right? Male sterile method and male fertile method. See, first of all, we must know why it's called sterile and why it's called fertile. ये बड़ा important question आता है कि भाई sterile क्यों बोला, fertile क्यों बोला। सारी बातें क्लियर होंगी, आइए समझें। पहले तो sterile की बात समझ लें, क्या हुआ इसमें। होता क्या है, अब समझे कि भाई हमारे पास ये देखो, ये एक बैक्टीरियम हो गया, इस बैक्टीरियम में ये प्लाज्मिड है, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे ये सीलिया है, फ्लैजला नॉट सीलिया, है ना, कोलाई है। दूसरा यहाँ एक और बैक्टीरियम है, ध्यान दीजिए, और यहाँ पे प्लाज्मिड नहीं है, राइट। तो आप क्या बोलेंगे इसको? आप बोलेंगे सर प्लाज्मिड है तो इसको F+ बोलेंगे, प्लाज्मिड नहीं है तो हम F- बोलेंगे। बिल्कुल सही है। अब क्या होगा, आप देखेंगे इसी में से यहाँ पर एक खास तरह का पिलाई होगा। याद कीजिए, हमने पढ़ा था पिलाई जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है, वो स्पेशल तरह का पिलाई होता है। दिस इज कॉल्ड क्या? सेक्स पिलाई दैट फॉर्म्स कंजुगेशन ट्यूब। तो अब आप देखेंगे इसी में एक स्पेशल पिलाई होगा जो डेवलप होगा और वो जाके इसके साथ कांटेक्ट होके एक खास तरह का ट्यूब डेवलप करेगा एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्या बन गया? कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गया। देखें यहाँ पे एक खास तरह का पिलाई आया और ये बना दिया कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो वी हैव हियर व्हाट? कंजुगेशन ट्यूब। अब क्या होगा? ये जो आप देख रहे हैं प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के रहने से हमने इसे क्या बोला? F+। प्लाज्मिड के नहीं होने से क्या बोला हमने इन्हें? F-। ये फीमेल कही गई, ये मेल कहा। अब क्या हो देखा लोगों ने कि यहाँ ये जो प्लाज्मिड है ये क्या करता है, एक और नया प्लाज्मिड बना लेगा रेप्लिकेशन करके। तो आप देखेंगे एक न्यू कॉपी बनेगी किसकी? प्लाज्मिड की। ध्यान दें, ये क्या है? इसको बोलेंगे रेप्लिकेटेड प्लाज्मिड। यस, इट इज व्हाट? रेप्लिकेटेड प्लाज्मिड। ये रेप्लिकेट करेगा एक प्लाज्मिड को और ये रेप्लिकेटेड प्लाज्मिड क्या होगा? शिफ्ट होगा, ये ट्रांसफर होगा इस डोनर सेल से। ये डोनर सेल है कहाँ? इस रेसिपिएंट सेल में। ये रिसीव करेगा, ये डोनेट करेगा और ये प्लाज्मिड ट्रांसफर होते हुए आ गया इसके अंदर। कहाँ? रेसिपिएंट सेल में। एंड फाइनली यू विल फाइंड कि भाई हमारे पास क्या आ गया? इसके पास भी ये प्लाज्मिड आ गया। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये F- है, नहीं, क्योंकि इसके पास भी क्या आ गया? प्लाज्मिड। और आपको पता है जब प्लाज्मिड आ जाएगी तो ये भी फर्टाइल हो जाएगा। यस। तो आपने क्या देखा कि जो जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पर कौन? जो डीएनए है प्लाज्मिड की, वो ट्रांसफर हुई फ्रॉम डोनर सेल टू रिसिपिएंट सेल थ्रू कंजुगेशन ट्यूब और उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गई और इसके कारण अब ये फीमेल नहीं रहा, ये मेल हो गया। तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आएगा? पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि मान लो
पहला क्वेश्चन कि ये F प्लस था, इसने क्रॉस करा किसके साथ, F माइनस, अब ये क्या हो गया, ये हो गया F प्लस हो गया। इसका मतलब F जो माइनस है वो कन्वर्ट हो गया F प्लस में। यस, मतलब जो फीमेल थी अब वो बिहेव करेगी मेल की तरह, सेक्स चेंज हो गया। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्सडक्शन। सेक्स का चेंज हो जाना, इट इज कॉल्ड सेक्सडक्शन। तो यहाँ पे सेक्सडक्शन होगा, अकर्स, राइट। क्या ट्रांसफर हुआ, क्वेश्चन आएगा प्लाज्मिड ऑफ डोनर सेल ट्रांसफर, नहीं, याद रखना है रेप्लिकेटेड प्लाज्मिड ऑफ डोनर सेल ट्रांसफर। लैंग्वेज में यही बच्चे फंसते हैं, लगता है इजी क्वेश्चन है, गए काम से। तो याद रखना है क्या ट्रांसफर हो रहा है, रेप्लिकेटेड प्लाज्मिड is transferred from donor cell to recipient cell, right? तो क्या ट्रांसफर होता है, रेप्लिकेटेड प्लाज्मिड, ना कि वो प्लाज्मिड ट्रांसफर हो जाता है, राइट। नाउ दूसरी बात ये किसके थ्रू होता है, कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू होता है। अब आप सोचिए, मैंने बताया था कि प्लाज्मिड जो है वो डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, छोटा है, न्यूक्लियोइड से, ये भी रेप्लिकेशन करेगा, लेकिन इसके पास अपना कोई एसेंशियल जीन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैक्टीरिया के जो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं वो किससे रेगुलेट होते हैं, वो रेगुलेट होते हैं इसमें पाए जाने वाले ये मान लो सेल मेम्ब्रेन है, इसमें पाए जाने वाले न्यूक्लियोइड के द्वारा रेगुलेट होते हैं। और ये जो प्लाज्मिड ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम डोनर सेल टू रिसिपिएंट सेल, इसमें ये न्यूक्लियोइड का कोई रोल नहीं है, न्यूक्लियोइड उसमें नहीं गया। जब न्यूक्लियोइड नहीं गया, इसका मतलब इस बैक्टीरिया का कोई भी नहीं करेगा जो इस बैक्टीरिया का ओरिजिनल कैरेक्टर है। इसका मतलब ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन जो मेन एसेंशियल जीन पाए जाते हैं न्यूक्लियोइड के अंदर वो नहीं गया। दैट्स वाई अभी भी ये बैक्टीरिया फर्टाइल नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर इसके कोई भी कैरेक्टर नहीं आए। सो इट्स कॉल्ड क्या, इसीलिए हम इस मेथड को क्या बोलते हैं, स्टेराइल है। अभी भी ये स्टेराइल है, फर्टाइल नहीं हो पाया, ये वो कैरेक्टर नहीं ला पाया जो इसके कारण इसकी पहचान थी। नहीं, ये तो ऐसा जीन लाया जिसपे कोई एसेंशियल जीन है ही नहीं। That's why it is called क्या, sterile, because it does not carry the genetic DNA. ये तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए था, राइट। तो जो जेनेटिक डीएनए है, जो इनहेरिटेंट कैरेक्टर को बताता है न्यूक्लियोइड वाला, वो इसके ने नहीं लाया। That's why it is called what, sterile, not fertile. क्लियर। चलो, तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है। पहली बात है ये इक्वेशन पूछा जाएगा, दूसरी बात है प्रोसेस हुई सेक्सडक्शन, तीसरी बात है क्या ट्रांसफर होता है, तो रेप्लिकेटेड ट्रांसफर होता है फ्रॉम डोनर सेल टू रिसिपिएंट सेल थ्रू कंजुगेशन ट्यूब, राइट। चलिए आइए अब हम बात करते हैं फर्टाइल मेथड्स में। अब तो नाम समझ में आ गया होगा कि भाई फर्टाइल में जो न्यूक्लियोइड का चीज़ है वो ट्रांसफर हुआ होगा। यस, वेरी इंटरेस्टिंग है ये। आइए इसको समझते हैं इसमें क्या सब हुआ। इसमें हम देखें तो पहले इस 3 पॉइंट को समझते हैं, उसको लिखते हैं। पहला इन्होंने लिखा था क्या, यहाँ लिखा था ना F प्लस, तो यहाँ भी हम लिखेंगे F प्लस, लेकिन ये जो F प्लस होगा वो HFR का होगा, मतलब हाई रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब प्लाज्मिड न्यूक्लियोइड से जुड़ा हुआ होगा। नाउ ये क्रॉस करेगा किससे, F माइनस से, ये भी रिसिपिएंट सेल है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हम क्या केवल F लिखते हैं, F माइनस जो है वो प्लस नहीं हुआ। जैसा कि यहाँ चेंज हो गया था, प्लाज्मिड आ गए थे, पहले प्लाज्मिड नहीं था, अब ये आ गया। इसका मतलब ये जो F माइनस था वे कन्वर्ट हो गया था F प्लस में, इसी को सेक्सडक्शन कहा था आपने। यहाँ ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो सेक्सडक्शन की आपने बात कही थी वो यहाँ नहीं होगी, सेक्सडक्शन एब्सेंट नहीं होगा। क्लियर। नाउ यहाँ प्लाज्मिड रेप्लिकेट ट्रांसफर हुआ था, यहाँ पे प्लाज्मिड ट्रांसफर हो जाता तो ये भी तो माइनस से प्लस हो जाता। इससे स्पष्ट है कि यहाँ पे प्लाज्मिड का ट्रांसफर नहीं होता है। तो यहाँ पर तीसरी पॉइंट क्या हुआ, नो प्लाज्मिड
इज ट्रांसफर्ड, प्लाज्मिड का ट्रांसफर नहीं होता फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट। तो भाई होता क्या है, तो मानते हैं होता ये है, फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ न्यूक्लियोइड or better to say nucleotide, small nucleotide is only transferred, केवल थोड़े से न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफर्ड होते हैं फ्रॉम डोनर सेल टू रिसिपिएंट सेल। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड जो मेन कैरेक्टर रखने वाला है वो ट्रांसफर होगा, तो वो अंदर जाएगा तो उसको प्रभावित करेगा, कैरेक्टर छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ता है, जहां जाता है वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। तो जब वो जाते के अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा तो क्या होगा, वो कैरेक्टर दिखेगा। इसीलिए कहा कि ये स्टेराइल नहीं है, ये फर्टाइल है। कैरेक्टर चेंज हो गया, सेल का स्ट्रक्चरल चेंज हो गया, सेल के अंदर चेंजेस आ गई। इसका मतलब ये कैसा मेथड है, ये फर्टाइल मेथड है, क्योंकि कौन आया है, न्यूक्लियोटाइड आई है। कहां से, न्यूक्लियोइड वाले पार्ट से। क्लियर। अब इसमें दो तीन बातें समझने की है कि भाई क्या कारण है कि भाई प्लाज्मिड नहीं जा सका। पहला क्वेश्चन, क्यों नहीं गया, राइट, जबकि जुड़ा हुआ था वो न्यूक्लियोइड से, राइट। और पहले तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं, इसी में सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आइए इसको एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। यहां पे आप देखें, सी ये देखिए, ये हमारा एक बैक्टीरिया है, राइट। ये हो गया आपका, मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, न्यूक्लियोइड बन गया। ये सेल मेम्ब्रेन ले लीजिए बाहर, सेल वॉल ले लीजिए बाहर, और यहां पे हमने रेड से बनाया है न्यूक्लियोइड, ये प्लाज्मिड, राइट। और इसके ऊपर क्या होगा, ये पिलाई होगी, फ्लैजिला भी होगा, इस रशिया कोलाई है, राइट। तो ये अभी भी क्या है, इसको हम लिखे तो चूंकि प्लाज्मिड है इसलिए कैसा हुआ, F+ हुआ, या हम बोलेंगे HFR, चूंकि वो एसोसिएटेड है तो इसकी जो रेट होगी रिकॉम्बिनेशंस की 100,000 टाइम्स ज्यादा होगी। अब जो दूसरा बैक्टीरिया लेंगे, वो दूसरा बैक्टीरिया आप ध्यान दें, ये ऐसे है, इसके अंदर ये रिसिपिएंट है, इसका मतलब ये F- है। जब ये F- होगा तो इसका मतलब इसके अंदर न्यूक्लियोइड तो होंगे लेकिन प्लाज्मिड नहीं होगा, नो प्लाज्मिड। जब प्लाज्मिड नहीं होगा तो इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, हमने बताया क्या होगा, ये F- होगा। ध्यान दीजिए, ये F+ था या HFR था, और यही है डोनर सेल, और ये हो गया रेसिपिएंट सेल। क्लियर। अब आइए, यहां भी क्या होगा, कंजुगेशन ट्यूब बनेंगे। आप देखोगे इन दोनों के बीच में बना क्या, कंजुगेशन ट्यूब। तो ये लिए कंजुगेशन ट्यूब बन के तैयार हो गया, दिस इज कंजुगेशन ट्यूब, राइट। अब क्या होना है समझते हैं। होता क्या है कि अब जो न्यूक्लियोइड है वो प्लान करता है कि ये क्या करेगा, यहाँ ट्रांसफर करेगा अपने जेनेटिक मटेरियल्स को। तो यू विल फाइंड ये इसके अंदर ट्रांसफर करने जा रहा है, राइट। कैसे करता है, अब मैं यहाँ फिर से समझाऊं। होता क्या है, ये मान लो एक न्यूक्लियोइड है, जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेशन करेगा, डीएनए बना लेगा नई कॉपी भेजने के लिए। तो ये नई कॉपी बन के तैयार है डोनर सेल से जाने के लिए, किसमें, रिसिपिएंट सेल में। अब क्या होता है, इसके दो एंड है, एक ऐसा एंड है जिसको बोलते हैं फ्री एंड, आपको पता है इसी फ्री एंड को बोला जाता है डिस्टल, इसको बोलेंगे डिस्टल एंड। और एक जो है जहां से रेप्लिकेशन शुरू हो रही थी, ये हो गया प्रॉक्सिमल एंड, जहां से शुरू होती है
उसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं, फ्री वाले को डिस्टल बोलते हैं। अब मेरे हाथ में ये यहाँ से जुड़ा हुआ है तो ये ओरिजिन कर रहा है इस पूरे एंड आर्म्स को, तो ये हो गया प्रॉक्सिमल, और ये फ्री है इसको क्या बोलेंगे, डिस्टल एंड। तो जहां से लिंक है वो प्रॉक्सिमल, जहां फ्री है वो डिस्टल, राइट। अब समझिए तो होता क्या है, ऐसा पाते हैं कि ये जो आप देखेंगे यहां पर क्या होता है कि इसी जगह जो फ्री एंड है ये यहां पे मान लो ये जो एंड है ये यहीं पे पाया जाता है प्लाज्मिड। क्या पाया जाएगा, प्लाज्मिड। क्लियर। और यही सबसे पहले एंट्री करेगा किसके अंदर, दूसरे प्लाज्मिड मतलब दूसरे सेल मतलब रिसिपिएंट सेल में एंट्री करेगा। ध्यान दे, अब जब एंट्री करेगा ये वाला पार्ट पहले इसके अंदर जाएगा और सबसे एंड में जाएगा फ्री में पाया जाने वाला कौन, फ्री एंड पे पाया जाने वाला कौन, प्लाज्मिड। बस में आगे ना, तो इंटर कौन करेगा, ये इसी को जीरो एंड भी बोलते हैं, जीरो एंड भी बोला जाता है। ये एंट्री पहले करेगा, जो प्रॉक्सिमल वाला पार्ट है, जीरो एंड वाला पार्ट है, और जो फ्री एंड वाला पार्ट है ये सबसे बाद में एंट्री करेगा। और बेटर टू से वो एंट्री ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, अब इस बात को समझते हैं। होता क्या है, होता ये है कि भाई आप देखेंगे है ना, इसको हटाता हूं मैं, ये समझिए होता क्या है कि यदि आपके पास एक जीन आपने ट्रांसफर किया है तो लगभग 5 है ना, 5 मिनट का सेकंड समय लग जाता है, राइट। और यदि आपने लगभग 120 मतलब मिनट मतलब 2 घंटे का लगभग समय लग जाता है। कब, जब इसके सभी जीन्स, ऑल जीन्स ट्रांसफर करने में। एक डाटा, ये कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे वैज्ञानिकों ने खोजा। 1 जीन जाने में इसे 7 मिनट का टाइम लगता है। 3 जीन के आसपास जाने में ऐसा मानते हैं इसको 10 मिनट का समय लग जाता है। और सभी जीन जितने भी हैं इसके पास उसको ट्रांसफर करना है तो लगभग इसको 2 घंटे का समय लग जाएगा। तो ठीक है यार, सारे जीन को जाने दो, बनने दो, बन जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि लोगों ने ऐसा नोटिस करा कि ये जो कंजुगेशन ट्यूब बना है ये कोई ब्रिज नहीं है, परमानेंट बन गया नहीं, ये टेम्पररी बना है, तुरंत टूटने वाला है। तो इसके जो पीरियड होती है, मैक्सिमम पीरियड कितने देर तक रह सकता है वो ट्यूब, ये लोगों ने देखा कि जो मैक्सिमम टाइम है वो अप्रॉक्स, राइट ना, 8 to 9 मिनट्स है। 8 to 9 मिनट्स, मान लो मैक्सिमम 9 ले लिया मैंने, अप्रॉक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा वो एक से थोड़ा सा ज्यादा, एक जीन से थोड़ा ज्यादा जैसे ट्रांसफर कर रहा ही होगा तो ये कंजुगेशन ट्यूब टूट जाएगा। अब आप बताओ, ये एंट्री करेगा, ये एंट्री कर रहा था, तो ये एंट्री कर रहा था, यहाँ पे प्लाज्मिड था, ये पहले जैसे थोड़ा सा एक पार्ट अंदर जाएगा ये पूरा का पूरा तो बाहर ही रह गया। तो ये प्लाज्मिड कहाँ गया? प्लाज्मिड तो बाहर ही रह गया। दैट्स वाई क्या लिखा, नो प्लाज्मिड इज ट्रांसफर्ड। बिल्कुल समझ में आ गया ना, प्लाज्मिड क्यों नहीं जा सका। इस तो गया क्या, ये छोटा सा एक फ्रेगमेंट, इसलिए क्या लिखा, ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और बेटर टू से न्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है डीएनए की, वो ये हुआ कि यहाँ से ऐसे ये बना रेप्लिकेशन करके ये ऐसे आया, और जब एंट्री हुआ तो इसके तक थोड़ा सा कोई पार्ट इसके अंदर आया। क्लियर?
और जब ये आया तो आने के बाद ये किसी न किसी अपने डीएनए के साथ एसोसिएट हो गया, मिल गया, और मिल के एक खास तरह का यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे वैज्ञानिकों ने कहा पार्शियल जाइगोट। पार्शियल जाइगोट, या इसी को वैज्ञानिकों ने कहा मेरोजाइगोट। मेरोजाइगोट। और वो सेल जो दे रहा है उसको क्या बोला? ये है देने वाला सेल, डोनर सेल। ये है लेने वाला सेल, रेसिपिएंट सेल। तो ये हो गया रेसिपिएंट सेल, ये हो गया डोनर सेल, और जो जाइगोट बना दिस इज कॉल्ड पार्शियल जाइगोट और मेरोजाइगोट। इसके कारण इस सेल के अंदर चेंजेस आएंगे, एंड दैट वेरी चेंजेस इज supposed to be genetic recombination। पास में आ गई? क्या कहलाएगा वो? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहलाएगा। और इस तरीके से चूंकि बैक्टीरिया में क्या देखा गया कि जो फ्रैगमेंट है न्यूक्लियोटाइड का वो ट्रांसफर हो रहा है, वो जाके इसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहा है उसके नेचर को। चूंकि डीएनए अपना नेचर नहीं छोड़ता, अपने नेचर को एक्सप्रेस करता है, वो एक्सप्रेस करने जा रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? फर्टाइल मेथड। कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू जा रहा है, that is called conjugation। That so now we will study about transduction। It is also a type of genetic recombination, right? So as we saw in conjugation, the scientist concerned was yes Liederberg and Totem। Here the same scientist Liederberg, but along with Liederberg we have another scientist, Ginder. So Ginder and Liederberg experimented on a bacterium Salmonella typhimurium, where they discovered कि किस तरीके से एक बैक्टीरिया का इंफॉर्मेशन दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जा रहा है। इंफॉर्मेशन मतलब जेनेटिक मटेरियल के थ्रू जाएगा, और वो ले जाने वाला जो वेक्टर है वो कौन है? वो वायरस है। मतलब ये कि वायरस एक बैक्टीरिया का जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दे रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। ट्रांसड्यूस कर दिया, एक बैक्टीरिया के कैरेक्टर को चेंज कर दिया दूसरे बैक्टीरिया के कैरेक्टर को ले आके, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। सो लेट्स डिस्कस transduction। This is the third method of genetic recombination, transduction। Okay, so as I told you, Liederberg and Ginder discovered in Salmonella typhimurium, right? Now so what is this? तो ये भी एक क्या होगा? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का टाइप्स है। सो जेनेटिक recombination in which the character of one bacterium is changed from the genetic material of other bacterium
passing through virus, that is बैक्टीरियोफाज। चलिए, अब मैंने ये डिफिनेशन में सारी बातें ऐड कर दी, राइट ना। प्राय लोग ये भी लिखते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बिटवीन टू बैक्टीरिया थ्रू वायरस, डिफिनेशन खत्म हो गया। बट मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया, एक एक बातों को क्लियर कर दिया। क्या लिखा मैंने कि भाई आपने क्या करना है, इसको आप ऐसे समझो कि हमारे पास यहाँ पर एक बैक्टीरिया है, से इट इज B1, और ये इसके सेल मेम्ब्रेन हो गए, फाइन, इट्स न्यूक्लियोइड। अब मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो इसके पास जो जेनेट बैक्टीरिया है हमारा B1, क्लियर, इसके अंदर ये जो जीन है स्मॉल B1 है, मान लो ये BD है, B मतलब बैक्टीरिया, D मतलब DNA, बैक्टीरियल DNA, ये मान लो B1 कर लेते हैं, ये हो गया BD, बैक्टीरिया का DNA। ये अब आप देखोगे कि यहाँ क्या होता है कि सपोज करो कोई वायरस इसको ऊपर आके इन्फेक्ट करता है, क्लियर। तो जब वायरस आता है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, तो आप देखेंगे इसकी अपनी जेनेटिक मटेरियल होती है, वो अंदर एंट्री करता है, एंट्री करके इनको तोड़ देता है, राइट ना। इसको बोलते हैं लाइटिक साइकिल, हाँ। तो ये लाइटिक साइकिल कॉज करता है, तोड़ दिया, तोड़ने के बाद फिर वो क्या करता है, अपने अंदर इसके अंदर जाके बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, इस बैक्टीरिया को हार्म करता है, और फिर इस बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करके वो बाहर निकलता है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो अब इस बैक्टीरिया का थोड़ा सा कैरेक्टर आप देखिए कैसा होता है। ये जो बैक्टीरिया तो टूट गया, जो वायरस है उसका नेचर देखें, ये बैक्टीरियोफाज है, वायरस, जब वायरस पढ़ेंगे उसमें देखेंगे हम। ये हो गया, यहाँ देखेंगे कि भाई ये जो वायरस है इसके ऊपर ये प्रोटीन कोट हो गई इसकी, राइट। और आप देखेंगे इसका अपना जो जेनेटिक मटेरियल था वायरस का, वो ये था रेड कलर का। लेकिन देखा क्या गया, इसके अलावा इसमें ये जो ब्लू कलर का जेनेटिक मटेरियल है ये भी ये लेके आया। अब ध्यान दीजिए, क्या देख रहे हैं, ये जो है ये वायरल DNA है, ये जो आप देख रहे हो ये बैक्टीरियल DNA है, जो कैसे आया, इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के कारण आया। कौन बैक्टीरिया, BA, मान लो एक बैक्टीरिया है BA, अब दूसरा बैक्टीरिया को जाके ये इन्फेक्शन करने के लिए अब तैयार है। ध्यान दीजिए, ये बैक्टीरिया दूसरा है हमारा, अनदर बैक्टीरियम। अब क्या होगा, सपोज कीजिए कि इसके पास जो अपना जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल कैसा है, वो मान लो अलग है, ये मैंने ब्लैक से शो किया। अब जब फिर से ये इसको इन्फेक्ट करेगा तो क्या होगा, ये जब जाएगा तो ये जो बैक्टीरिया का DNA है वो इसका है, वो इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। फॉलो दिस पॉइंट। सो यू आर फाइंडिंग दिस इज अनदर बैक्टीरिया B2, ये एक बैक्टीरिया है B1। तो B1 का जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर हो रहा है B2 में, किसके थ्रू, इस वायरस के थ्रू। ये वायरस कौन है, ये है बैक्टीरियोफाज। बात समझ गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है बिटवीन टू वायरस थ्रू टू बैक्टीरिया थ्रू वायरस और बैक्टीरियोफाज, दिस इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। तो यही मैंने साफ साफ लिखा यहाँ पे। अब लैंग्वेज देखो, आपको बहुत सारी से समझ में आ जाएगी बातें कि ये एक प्रकार का क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया गया था, जिसमें क्या देख रहे हो, कैरेक्टर ऑफ वन बैक्टीरियम। अब बैक्टीरिया का कैरेक्टर किससे डिसाइड होता है, DNA से, मतलब DNA, इसका DNA इसके बारे में कराता है, वो चेंज हो जा रहा है। अब इसका DNA इसलिए चेंज हो जाएगा क्योंकि ये DNA इस DNA के साथ मिक्सअप होगा, तो दोनों का इंटरेक्शन जब होगा तो कुछ नए कैरेक्टर आ जाएंगे। बात समझ गई। तो ये चेंज हो रहा है फ्रॉम, क्यों, कैसे चेंज हो रहा है, फ्रॉम द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अनदर बैक्टीरिया। ये देखिए दूसरा बैक्टीरिया, ये जैसे मैंने बताया B2, ये पहला बैक्टीरिया था B1, तो B1 का कैरेक्टर चेंज होने जा रहा है B2 के कारण।
तो ये लाएगा कौन? जेनेटिक मटेरियल को चेंज करने के लिए जो जेनेटिक मटेरियल ला रहा है, उसका टुकड़ा ला रहा है, वो कौन लाएगा? तो वो लाएगा वायरस। उस वायरस का नाम बैक्टीरियोफाज। क्लियर? सो दिस इज अबाउट व्हाट? ट्रांसडक्शन। और इसको कहाँ खोजा गया था? जिस वायरस बैक्टीरिया को लेके काम किया वो था सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। क्लियर? सो दिस इज अबाउट ट्रांसडक्शन। अब कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये जो टुकड़ा ले जा रहा है, एक बैक्टीरियम का टुकड़ा दूसरे बैक्टीरियम में ले जा रहा है, तो ये कौन सा टुकड़ा ले जाता है, कौन सा फ्रैगमेंट ले जाता है, कितने न्यूक्लियोटाइड ले जाएंगे उस जेनेटिक मटेरियल्स के, उसके बेसिस पे। और ये जो उसके अंदर गया, क्या वो अंदर सस्टेन करेगा एक जनरेशन, 2 जनरेशन, या सस्टेन नहीं करेगा, इसके आधार पे लोगों ने फिर आगे इस ट्रांसडक्शन को 3 भागों में डिवाइड किया। क्या है? आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसडक्शन। टाइप्स ऑफ ट्रांसडक्शन, ये थोड़ा सा फिर से रिपीट होगा। ट्रांसडक्शन जब हम लोग वायरस पढ़ेंगे तो वायरस के अंदर लाइफ साइकिल चलती है, उसको बोलते हैं लाइटिक और लाइसोजेनिक। इस टर्म को जब पढ़ेंगे तो ये ट्रांसडक्शन की फिर से थोड़ी सी चर्चा और होगी, वहाँ और आपको मजा आएगा। तो मैं बात कर रहा था टाइप्स की। टाइप्स ऑफ ट्रांसडक्शन। देखें तो ये हम देखें तो ये अपने पास 3 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट, जनरल ट्रांसडक्शन। सेकंड, रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन एंड एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन। आइए 3 तरह के हमारे पास ट्रांसडक्शन हो गए। पहला हमने क्या बताया? जनरल ट्रांसडक्शन, या इसको जनरलाइज ट्रांसडक्शन बोलते हैं। दूसरा क्या बताया? रिस्ट्रिक्टेड, इसको स्पेशल या पर्टिकुलर और स्पेसिफिक ट्रांसडक्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और एक है थर्ड, एबॉर्टिव। क्या कहा गया समझिए। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये है, इसमें क्या कहा गया फर्स्ट वाले में कि एनी न्यूक्लियोटाइड इज ट्रांसफर्ड। बस में आ गई, लैंग्वेज बहुत आसान लिया मैंने। और ये देखा जाता है T4 बैक्टीरियोफाज ये काम करता है। बैक्टीरियोफाज के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, वायरस में हम इसको देखेंगे, है ना। अब ये केवल एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये कहाँ होता है? T4 में। यहाँ क्या बोला गया कि पर्टिकुलर और स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड, दैट इज फ्रैगमेंट ऑफ DNA, इज ट्रांसफर्ड। यहाँ पर स्पेसिफिक जो पार्ट है वो जा रहा है। और ये एग्जाम्पल देखा गया है कैसा? फाज, लैम्डा फाज में, या लैम्डा बैक्टीरियोफाज भी बोलते हैं, राइट। तो पहले आइए इन दोनों को समझ लें, क्या कहा गया इसको, है ना। समझिए क्या है इसमें। ये बोला कि भाई आपके पास मान लो ये बैक्टीरिया है, ठीक है ना, और इस बैक्टीरिया में सपोज कोई न्यूक्लियोटाइड है। मान लो हमने इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर रखा हुआ है, सपोज को बोल रहे हैं BOTANY, ये मान लो जीन है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में, बोटनी है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें से कोई भी टुकड़ा इस B1 से निकले, एक बैक्टीरिया से निकले, और इस बैक्टीरियोफाज के थ्रू, ये जो वायरस है इसके थ्रू कहाँ पहुँच जाए? दूसरे बैक्टीरिया में पहुँच जाए। कहाँ? B2 में। तो यहाँ कौन पहुँच रहा है? इसका तो अपना जो होगा, हमें इसको यहाँ से लेके यहाँ ट्रांसफर करना है। किसके थ्रू? इस बैक्टीरियोफाज के थ्रू करना है ट्रांसफर। तो मालूम ये चल रहा है कि कोई भी टुकड़ा, एनी फ्रैगमेंट, देखो ना क्या लिखा हमने, एनी न्यूक्लियोटाइड, कोई भी चला जाए। मान लो यहाँ से एनी चला जाए, सपोज करो जीन था हमारा, क्या एनी चला गया, हम एनी
कोई भी चला गया, एनी सपोज करो ये था और इसका एनी चला गया, ए एन वाई चला गया, एक फ्रेगमेंट चला गया ए एन वाई का, वो चला गया, दिस इज कॉल्ड जनरल। कोई भी चला जाए, लेकिन ये बोलता है नहीं मुझे स्पेसिफिक भेजना है, मुझे केवल क्या चाहिए, मुझे केवल बोटा चाहिए, BOTA चाहिए। ए मतलब ये चाहते हैं कि भाई हम दूसरे जो बैक्टीरिया हैं, सपोज करो ये बैक्टीरिया है हमारा B1 था, यहाँ आना है B2 में, सपोज करो ये B3 है, B2 इसको मान लिया है तो B3 में जाना है, और ये बोला मुझे केवल क्या चाहिए, BOTA चाहिए, तो वही भेजेंगे। यदि वही टुकड़ा जाएगा जिसके अंदर कौन कौन से होंगे मैसेज, BOTA, तो ये स्पेशल है, ये स्पेशल है, इसी को बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड, जो चाहिए वही दो, रिस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट है। तो यदि रिस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट या स्पेशल फ्रैगमेंट, पर्टिकुलर फ्रैगमेंट ही ट्रांसफर हो रहा हो फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू दिस अनदर बैक्टीरियम, तो उसको क्या बोलेंगे, रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन, या इसी को मैंने अभी बताया, इसको स्पेशल ट्रांसडक्शन के नाम से भी जानते हैं। बस में गई ना। तो दो तरह के हो गए, कोई टुकड़ा गया जनरल हो गया और स्पेसिफिक गया रिस्ट्रिक्टेड हो गया। ये कहाँ पाया जाएगा, लैम्डा फाज में। ये कहाँ पाया जाएगा, T4 फाज या बैक्टीरियोफाज में। और ये जब जाएगा तो उसके जनरेशन के अंदर जाके उसके अंदर चेंजेस लाएगा फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि सपोज करो ये बैक्टीरिया की जो है इसके अंदर B2 के अंदर कोई कैरेक्टर आ गया B1 का, लेकिन वो 2 जनरेशन के बाद वो कैरेक्टर फिर खत्म हो गया, रुका ही नहीं। इसका मतलब वो बाहर निकल गया, रिलीज हो गया कैरेक्टर, उसकी डोमिनेंसी बॉडी पे नहीं दिखाई दे रही है बैक्टीरिया के बॉडी पे, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, एबॉर्टिव ट्रांजैक्शन बोलते हैं, राइट ना। तो एबॉर्टिव ट्रांजैक्शन इज द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इन विच द nucleotide transferred from one bacterium to another bacterium is aborted, released out after 1 or 2 generation. This is called abortive transduction. So this is all about the reproduction of bacteria. So in this way we saw how bacteria has, yes, first time binary fission, later on we saw, yes, we found endospore formation, and later on we found this genetic recombination, sexual reproduction, okay, and under this genetic recombination we studied detailed about transformation, conjugation, and the last was this transduction. Thank you.